Well, in this video, we are going to study about Archimedes principle. So we'll start with the statement of Archimedes principle. Archimedes principle में ये कहा गया है, according to this principle, when a body is immersed wholly or partially in a fluid, आप जब किसी बॉडी को चाहे आधा चाहे पूरा किसी फ्लूइड में आप डुबो देते हैं, व्हाट विल हैपन देन? इट लूजेज इट्स वेट, उसके भार में कमी आ जाती है, वो हल्की लगती है। कितनी हल्की लगती है? विच इज़ इक्वल टू, उसके भार में जो कमी आती है, दिस इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। वो बॉडी कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करती है जगह बनाते टाइम, तो उसके भार के बराबर होता है। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि हम कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम आपके पास क्या है, एक कोई कंटेनर है, उसके बीच में फ्लूइड है इस जिसको आप यहाँ देख रहे हैं, और उसके बीच में एक सिलेंड्रिकल बॉडी जिसका मास कैपिटल एम है और उसका वेट एम जी है, दैट इज़ इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। इसमें फेस 1 है यहाँ मार्क किया हुआ है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और जो इसका फेस 2 है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी बराबर है, ए है। तो आप सिलेंडर, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार सिलेंडर लें, आप किसी भी शेप की कोई एक बॉडी ले सकते हैं। तो हमने कन्वीनियंस के लिए इसको कंसिडर करने की कोशिश की है। तो हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करने की ओर चलते हैं। तो प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट इज़ लाइक दिस। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। बड़े मज़ेदार तरीके से आपने इसको समझना है। तो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमने एक्सप्लेन किया है। जो फ्लूइड है उसकी जो डेंसिटी है वो रो है। इसको हम यहाँ से मार्क कर देते हैं कि इसकी जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो रो है। आप ये देखें कि जब आपने इस सिलेंड्रिकल बॉडी को इस फ्लूइड में डुबोया है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो अपर पार्ट के ऊपर जो कॉमन सेंस है हम इसको कोड करेंगे, मतलब इस घटना को हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर एक प्रेशर लगेगा, जो इसके ऊपर ये देखिए, ये एक आपके पास कॉलम ऑफ लिक्विड है, ये लिक्विड का कॉलम इस हिस्से के ऊपर प्रेशर डालेगा, और जिसका फार्मूला आपने पढ़ा है कि किसी पॉइंट पर आपने प्रेशर निकालना हो तो वो एच रो जी के बराबर होता है, गॉज प्रेशर, राइट। सो यहाँ एच जो है, यहाँ देख लीजिए, ये एक्स के इक्विवेलेंट है, और जो निचले वाला हिस्सा होगा उसमें जो प्रेशर होगा वो भी एच रो जी होगा, बट जो एच होगा इसमें ये ज़्यादा हो जाएगा, दिस इज़ एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो इसको हम ज़रा यहाँ लिखते हैं, वो आपको एग्ज़ाम के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द अपर फेस एंड लोअर फेस ऑफ द बॉडी, ऐसे लिख देते हैं, द प्रेशर एक्टिंग ऑन अपर एंड लोअर फेस ऑफ द बॉडी। इसके अपर और लोअर फेस के ऊपर कितना प्रेशर होगा, तो अपर फेस वाले को हम लिख देते हैं कि जो P1 होगा, और ये आपके पास आ जाएगा x, और रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास है प्रेशर P2, जो हो जाएगा आपके पास P2 जो होगा, उसको हम लिख देते हैं इसमें x प्लस एच और रो जी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो टोटल इसका जो लोअर फेस है ना, ये वाला जो इसका हाइट हो जाएगा वो x प्लस एच हो जाएगा। तो इस फेस के ऊपर, ये जो लोअर फेस है इसके ऊपर जो प्रेशर बनेगा वो आ जाएगा x प्लस एच रो जी, विच पॉइंट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। अब हम देखते हैं कि जब हमें प्रेशर का नॉलेज हो जाता है ना, तो प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से यदि आप देखिए फोर्स निकालना हो तो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। तो इस फार्मूले का हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, और इससे निकाल देते हैं हमारे पास कि जो डाउनवार्ड फोर्स होगा, जो फोर्स ये नीचे की ओर लगेगा प्रेशर की वजह से, फोर्स एक्टिंग डाउनवार्ड, तो जो नीचे की ओर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर हुआ आपके पास P1 इंटू ए, हम इसको F1 का नाम दे देते हैं। जो हमारे पास बचेगा P1 की जगह इक्वेशन नंबर 1 से आप ले सकते हैं एक्स रो जी, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए। और अपवार्ड फोर्स क्या होगा, अब देखिए, अपवार्ड फोर्स जो होगा ये बाई एक्सिस के फोर्स होंगे। अपवार्ड फोर्स जो होगा उसको हम F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास हो जाएगा P2 इंटू ए, तो P2 आपके पास हो जाएगा x प्लस एच
रो जी ए हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए, राइट। ज़रा ध्यान से यदि हम इसको देखें तो हमारा जो ब्लॉक है ना, इसको देखो, ये जो ब्लॉक है इसका, ये फ्लूइड के बिल्कुल अंदर है और इसके चारों ओर फ्लूइड भरा हुआ है, ऊपर और नीचे ही नहीं है। यदि हम ये कहें कि ऊपर से फ्लूइड प्रेशर डालेगा और नीचे से अपवार्ड फोर्स लगेगा प्रेशर की वजह से, ऐसा नहीं है। आप ज़रा इन एरोज़ के ऊपर भी ध्यान दीजिए, इस साइड भी जो फ्लूइड है एंड इट्स ऑल्सो एग्जर्टिंग द प्रेशर, बट इज़ गोइंग टू हैपन। इसकी वजह से जो इसकी दीवारों पर जो फोर्स लगेगा तो ये इक्वल और ऑपोजिट है। दिस इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट, इस एक दूसरे को कैंसिल करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि ये फोर्स काम कर रहा होता तो आपका जो फ्लूइड है वो मोशन में आ जाता। तो एज द फ्लूइड इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, दिस मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हम ऐसा कह देंगे, एज द फ्लूइड इज एट रेस्ट, फ्लूइड इज स्टैटिक, वो मूव नहीं कर रहा है। सो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। अब हमारे पास नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट हम इसको लिख देते हैं। हमारे पास नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स को हम यदि ऐसा लिखें तो ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग बाय एक्सिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। हमने कहा कि आपका जो फ्लूइड है वो मूव नहीं कर रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए एक्स एक्सिस में तो फोर्स लग नहीं रहा है, उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। तो फोर्स अलोंग बाय एक्सिस रह जाएगा, जो आपके पास रह जाएगा विच इज़ इक्वल टू F2 माइनस F1। तो F2 की जगह लिख दीजिए आप x प्लस एच, दिस इज़ रो जी ए में से आप F1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 से, x रो जी ए, राइट। तो आपके पास जो नेट फोर्स आया, जिस नेट फोर्स को हम बोलेंगे बॉयंट फोर्स, एफ बी हम कह देंगे, बॉयंट, जो इसको ऊपर तैरा के रखेगा। ब्रैकेट को खोल दीजिए, दिस इज एक्स रो जी ए प्लस एच रो जी ए माइनस एक्स रो जी ए। एक्स रो जी ए से एक्स रो जी ए कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा बॉयंट फोर्स, जो इसको ऊपर को तैरा कर रख रहा है, जिसकी वजह से ये तैर रहा है। आप ज़रा देखिए, आप इसको एच और ए को इकट्ठा कर दीजिए और रो और जी को इकट्ठा लिख दीजिए। ये बड़े ध्यान देने वाली बात है। आप देखें कि जो एच और ए है ना, तो एच क्या है, हाइट ऑफ द ब्लॉक है। इधर ज़रा देखिए ध्यान से, एच जो है वो हाइट ऑफ द ब्लॉक है, ये देखो, एच जो है वो हाइट ऑफ द ब्लॉक है और जो ए है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ब्लॉक है। तो ये जो वॉल्यूम बनेगा ना, हाइट को जब आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे वॉल्यूम बनता है। तो इससे वॉल्यूम बना, ये मैं लिख देता हूँ इसको वी, और ये रो आ गया और ये जी आ गया। अब ज़रा गौर से देखो, ये वॉल्यूम किसका है, किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का जिसको आपने फ्लूइड में डुबो रखा है। बट ये डेंसिटी किसकी है, ये रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये तो फ्लूइड की डेंसिटी है, ये बॉडी की नहीं है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉयंट फोर्स है ये किसकी वजह से है, डेंसिटी को जब आप रो से गुणा करते हैं ना, सॉरी, डेंसिटी को जब आप वॉल्यूम से गुणा करते हैं तो वो मास बनता है, वॉल्यूम इंटू रो। तो ये मास किसका हुआ, फ्लूइड का हुआ। ये देखिए मैं एफ लिख देता हूँ और जी। तो मैं ये कहूँगा कि जो बॉयंट फोर्स लगता है वो होता है मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, राइट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। जिसको मैं इक्वेशन नंबर अनदर 6 लिख देता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन। ये क्या हुआ कि जिसकी वजह से बॉडी तैर रही है फ्लूइड में, वो है मास ऑफ द फ्लूइड, जिसको डिस्प्लेस किया है। मतलब जैसे इस ब्लॉक ने फ्लूइड में जगह बनाई है तो इसने पानी को धकेला है वहाँ से, तभी इसकी जगह बनी है। तो जितना फ्लूइड इसने धकेला है उतना ही इसके भार में कमी आएगी। यह बॉयंट फोर्स, उतना ही फोर्स इसको तैराने में ऊपर लगेगा। आगे देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, हम मैं इसको समझाने की अलग तरीके से कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई एक सैक है, कोई एक लिफाफा टाइप है जिसके बीच में कुछ नहीं है, राइट।
अब इसके बीच में फोर्सेस लग रहे हैं। अब सभी ओर से जो फ्लूइड है वो फोर्स लगाएगा। आपने अभी अभी पढ़ा कि जिसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस जो हैं वो जीरो हो जाएंगे। और ये क्योंकि फ्लूइड आपका स्टेडी है, स्टैटिक है, नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा इस केस में सिर्फ बॉयंट फोर्स होगा, एंड दैट इज अलोंग द पॉजिटिव बाई डायरेक्शन। मतलब ये जो आपका कंटेनर है फ्लूइड के बीच में वो तैरता रहेगा और ऊपर की ओर चलेगा। कल्पना करिए कि आप इस खाली लिफाफे के बीच में यदि पत्थर भर देते हैं तो क्या होने वाला है। यदि हम पहले इसका मैथमेटिक्स लिखते हैं ना, ये देखो मैंने लिखा कि जो बॉयंट फोर्स होता है ना वो होता है मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। दूसरे केस में चलिए, दूसरे केस में क्या हुआ कि जो ये ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है ना ये होगा मास ऑफ द बॉडी, दैट इज एफ जी जो हमने कंसीडर किया है, दिस इज मास ऑफ द बॉडी इनटू जी। तो जब अब दूसरे केस में क्या किया आपने, इस केस में आपने इस लिफाफे को पत्थरों से भर दिया। पत्थरों से भरने से क्या हुआ, जो इस जो लिफाफे में जब पत्थर डाल दिया आपने, तो आप जरा वेक्टर को देखो, वेक्टर डायग्राम में देखो। वेक्टर डायग्राम में आपको देखने पर लग रहा है कि जो एफ जी वैक्टर है वो बॉयंट फोर्स के वेक्टर से लंबा बनाया हुआ है हमने। ये देखिए ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इस लिफाफे को पत्थरों से भर देंगे तो ये धीरे धीरे करके डूबता चला जाएगा और जाके पेंदे में बैठ जाएगा। मतलब क्या हुआ, इस केस में क्या होगा कि जो एफ बी जो होगा, जो फोर्स ड्यू टू बॉयंट है, जो मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी है, ये लेस हो जाएगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। और इस केस में क्या होगा, द बॉडी विल सिंक, द बॉडी विल सिंक। अब आपको समझना है, बॉडी सिंक कर जाएगी। हालांकि जरा देखिए गौर से, जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इस केस में भी बराबर है, वॉल्यूम इस केस में भी बराबर है, और वॉल्यूम इस केस में भी बराबर है, क्योंकि तीनों ही लिफाफों की जो शक्ल है वो सेम है। अगले केस में चलते हैं। हमने क्या किया, अगले केस में इस लिफाफे को हमने खाली कर दिया और इसमें लकड़ी का बुरादा डाल दिया। अब लकड़ी के बुरादे की जो डेंसिटी होगी वो इस फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। वॉल्यूम यदि सेम है तो जो लकड़ी का बुरादे से जब हमने इसको भरा, इस लिफाफे को भरा ऐसे करके, तो इसमें अब सूखा बुरादा आ गया। अब उसकी जो डेंसिटी होगी, द डेंसिटी ऑफ द वुड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। बट दिस मीन, दिस मीन्स दैट मास ऑफ द वुड इज लेस देन मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, राइट। तो क्या होने वाला है, द बॉडी विल फ्लोट। इस केस में द बॉडी विल फ्लोट, जो बॉडी है वो तैरने लग पड़ेगी। आप समझ गए। मीन्स जब बॉयंट फोर्स जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी is greater than mass of the object into gravity, right? So you can now understand कि एक बॉडी तैरती कब है और डूबती कब है। हमें एट द एंड ये लिखना है, जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है, कि जो बॉडी का जो वेट जिसको आप महसूस करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, जिस वेट को आप फील करेंगे वो कितना होगा, बॉडी का जो ओरिजिनल वेट है हवा में माइनस मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। तो इसको यदि हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें तो हम इसको कह सकते हैं, दिस इज वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी माइनस weight of the displaced liquid, weight of the displaced liquid, right? So if the weight of the body, if the weight of the body and weight of the displaced liquid will become same, the apparent weight of the body will be equal to 0, right? So this is all about the Archimedes principle. I hope that you have enjoyed it and understood it well. If you still have any question, you can write in the comment box. Thank you.